स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 10 से, दैट इज साउंड। आओ ध्वनि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 35 प्रश्न करते हैं और शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, ध्वनि किस चीज का एक रूप है बच्चों? तो बताइए फटाफट से, साउंड जो है वो किसका फॉर्म है? ये हमने पढ़ रखा है, एनर्जी का, वर्क का, फोर्स का, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऊर्जा का, कार्य का, बल का, या फिर उपरोक्त सभी। बच्चों बताओ, साउंड जो है हमको पता है बच्चों एनर्जी का एक फॉर्म है, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी, दैट इज ऊर्जा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। The to and fro motion of an object is called, किसी वस्तु के आगे पीछे की गति को क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज क्या है बच्चों? वो गति है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन या फिर पिच, आयाम, आवृत्ति, कंपन या फिर पिच। तो बच्चों आपने कभी कभी इस तरीके का कुछ डायग्राम देखा होगा, है ना? तो ये क्या होता है? ये टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, इस टाइप का क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे जा रहा है। तो सिंपल से वो क्या है बच्चों? वाइब्रेशन है, दैट इज कंपन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया, हमें पता है ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम के से यात्रा कर सकती है? हमको पता है कि साउंड जब भी ट्रैवल करती है बच्चों, तो उसके लिए क्या होगा, क्या जरूरी है? एक मीडियम। आप लोग स्कूल से आप लोग घर से स्कूल जाते हो, बस में जाते होगे, कार में जाते होगे, बाईसाइकिल से जाते होगे, पैदल जाते होगे, तो क्या है, आपको मीडियम का रिक्वायरमेंट है। सेम इसी तरीके से जब ध्वनि ट्रैवल करती है, ध्वनि जब यात्रा करती है बच्चों, तो उसको एक माध्यम की जरूरत होती है, और वो क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठोस, तरल, गैस है या फिर उपरोक्त सभी। तो हमको पता है इन तीनों चीजों से यात्रा कर सकती है क्या? ध्वनि। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आप बस इतना याद रखिएगा कि वैक्यूम में, मतलब निर्वात में, जो हमारा ध्वनि है बच्चों वो ट्रैवल नहीं कर सकता। बाकी तीनों चीजों में, ठोस, तरल, गैस में यात्रा कर पाएगी हमारी ध्वनि। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, देख लो सिमिलर क्वेश्चन आ गया है। ध्वनि इसमें यात्रा नहीं कर सकती, किसमें यात्रा नहीं कर सकती? एयर में, वैक्यूम में, या फिर वाटर में, या फिर स्टील में, हवा, निर्वात, पानी या फिर इस्पात, किस में नहीं कर सकती बच्चों? तो हमको पता है, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम ऐसा एरिया है जिसमें नो एयर है, कोई भी एयर के पार्टिकल्स नहीं है, और पार्टिकल मीडियम चाहिए होता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों वैक्यूम, दैट इज निर्वात। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। चलो आगे बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 की। द ह्यूमन बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज, मानव आवाज बॉक्स को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? फटाफट से बता दो। फेर्निक्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स या फिर माउथ, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली या फिर मुंह बच्चों। तो हमको पता है जो हमारा वॉइस बॉक्स है बच्चों, ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी है कि जो वॉइस बॉक्स है उसका एक दूसरा नाम भी है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों लैरिंक्स। ये वॉइस बॉक्स भी हो सकता है या फिर साउंड बॉक्स भी हो सकता है, दैट इज स्वर यंत्र। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, किसी ध्वनि की प्रबलता उसके डैश द्वारा निर्धारित होती है। क्या पूछा गया है बच्चों? इस चीज को अभी बहुत आसानी से मैं आपको फिगर आउट करवा दूंगी कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, मतलब प्रबलता, ध्वनि कितनी तेज है, कितनी प्रबल है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है। एक चीज आपको याद रखनी है, आप लोगों ने बच्चों एलए सुना होगा, है ना, लॉस एंजलिस, ठीक है, बस इन दो वर्ड्स को याद रखना है, एल और ए, ठीक है। सिंपल सा आपको याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों? एम्पलीट्यूड के, ठीक है। इसी तरीके से आपकी मैम ने याद करा है और आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर कर रही है बच्चों? एम्पलीट्यूड पे, दैट इज आयाम पे निर्भर कर रही है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, आवृत्ति की इकाई क्या है? आप सबको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है और आपको याद रखना है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज आवृत्ति है बच्चों, उसकी इकाई किस में नापी जाती है, किस में मापी जाती है? हमको पता है हर्ट्ज में, ठीक है। और हर्ट्ज को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल एच और स्मॉल जेड बच्चों। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज हर्ट्ज। क्लियर है? चलिए
फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फिर से एक ट्रिकी क्वेश्चन। द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, किसी ध्वनि की तीक्ष्णता या फिर पिच, मैदान वाली पिच नहीं, बोलने वाली पिच है, उसके द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा? पिच डिटरमाइन की जा रही है। अभी हमने पढ़ा था लाउडनेस का, अब हमें बात करनी है बच्चों पिच की, मतलब कितना तीक्ष्ण आवाज है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद करना है। पिच जो है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच। ठीक है, तो आप इसको पीएफ से याद कर सकते हो। क्लियर है? प्रोविडेंट फंड नहीं है ये, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज आवृत्ति बच्चों। क्लियर है? चलिए, पीएफ और एलए, एलए का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लाउडनेस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा लाउड उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज्यादा पिच होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। इस बात को क्लियर रखना अपने माइंड में। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन एयर, हमारा जो ह्यूमन एयर है बच्चों, मानव का कान जो है, उसके लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? एक सीमा के अंतर्गत ही सुन पाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ऊंची साउंड सुन पाएंगे या बहुत ही स्लो होगी तो हम सुन पाएंगे। तो क्या एक रेंज सेट होती है, वो कौन सी रेंज है? तो हमको ये याद रखना है बच्चों, रेंज हमेशा फ्रीक्वेंसी पे नापी जाती है, इसीलिए हर्ट्ज को यूज कर रहे हैं। 20 हर्ट्ज मिनिमम रेंज है जिसको ह्यूमन ईयर सुन पाता है, और वो कहां तक जाती है बच्चों? 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। तो सिर्फ इसके बीच की रेंज को ही हम सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से कम वाली हम नहीं सुन पाएंगे, ना 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली ह्यूमन ईयर सुन पाएगा। क्लियर है? चलिए, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो रेंज होगी उसी को मानव कान सुनने में सक्षम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अ साउंड विद अ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, अब 20 हर्ट्ज से बिलो मतलब नीचे की 19 हर्ट्ज हो सकता है, 18 हर्ट्ज हो सकता है, 10 हर्ट्ज हो सकता है, उस साउंड को हम क्या बोलेंगे? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल साउंड, नन ऑफ द अबव। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, श्रव्य ध्वनि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमको पता है बच्चों कि जो भी हमारी 20 हर्ट्ज से कम की होंगी, ठीक है, मतलब 20 हर्ट्ज से कम की जितनी भी होंगी बच्चों, वो क्या कहलाएंगी? इंफ्रासोनिक कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लेस देन, कम है किससे? 20,000 हर्ट्ज से। तो सिंपल सी बात है कि इंफ्रासोनिक कहलाएंगी, मतलब वो ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती तो वो हो जाती अल्ट्रासोनिक। ठीक है, चलो ऐसे आप लोगों ने बच्चों सुना होगा, आप लोग कभी भी हॉस्पिटल में गए होंगे, बाई चांस मान लो कि आपके स्टमक में पेन है, स्टमक एक है, आपको पेट में दर्द है, ठीक है, तो डॉक्टर आपको बोलता है ना अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, सुना होगा आप लोगों ने। अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, अल्ट्रासाउंड जब होता है तो आपको आवाज इसलिए सुनाई नहीं देती है बिकॉज वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की वेव्स हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। Which of the following musical instrument produces sound by vibrating a stretched membrane? निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र एक खिंची हुई झिल्ली को कंपन करके ध्वनि को उत्पन्न करता है? फ्लूट, तबला, सितार या फिर बीना? यहाँ पे पूछा गया बच्चों कि एक मेम्ब्रेन है जो कि स्ट्रेच्ड है ना, खिंची हुई एक मेम्ब्रेन है। तो सिंपल सा देख के बता देते हैं, बांसुरी में कोई मेम्ब्रेन होती है? नहीं होती। तो सिंपल सी बात है कि ये नहीं होगा। सितार में स्ट्रिंग्स होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होती, ना ही बीड़ा में होती है। सिंपल जो हमारा तबला होता है बच्चों, कुछ इस शेप का तबला होता है, तो उसमें ये जो ऊपर की मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, उस पर थपक मारने से क्या होता है? आवाज निकलती है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा तबला, दैट इज सी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अ साउंड दैट इज प्लेजेंट टू द ईयर इज कॉल्ड, मधुर ध्वनि जो हमारे कानों को मधुर लगे उसे क्या बोला जाएगा? जो ध्वनि कानों को सुखद लगती है उसको क्या कहा जाता है? नॉइज, शोर कहेंगे, लाउडनेस, प्रबलता कहेंगे, म्यूजिक, संगीत कहेंगे, या फिर पिच, पिच कहेंगे? बताओ फटाफट से, ऐसी क्या चीज है इन चारों में से जो सुखद लगेगी? बताओ। गाने? यस, एब्सोल्युटली राइट बच्चों, म्यूजिक जो है वो, संगीत जो है वो इतना मधुर होता है कि हमारे कानों को सुखद लगता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड,
किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है और उसे हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फिर वाइब्रेशन, आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम या फिर कंपन बच्चों। ठीक है, एक टाइम हमने क्या पूछा गया है, टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन में। मतलब पूरी एक ऑसिलेशन हो गई, मतलब इस तरीके से ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई, तो इस पूरी ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, आवर्तकाल बोलेंगे, दैट इज टाइम पीरियड। क्लियर है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ अ साउंड। ध्वनि की प्रबलता की इकाई पूछी गई है। अभी बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की इकाई देखी थी, वो क्या थी, आप सबको याद होगा, हर्ट्ज थी, है ना। अब यहाँ पर लाउडनेस ऑफ अ साउंड की फ्रीक्वेंसी यूनिट पूछा गया है, ध्यान से देख लो। लाउडनेस के लिए हम हमेशा डेसिबल का यूज करते हैं, इस वजह से इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डेसिबल, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है स्मॉल डी एंड कैपिटल बी होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डेसिबल। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ द, कान का पर्दा किसका हिस्सा है, कान का है ना, तो किसका हिस्सा हुआ, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, स्केलेटल सिस्टम, हियरिंग ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है, कान से ध्वनि उत्पन्न होती है, नहीं, तो सिंपल कट। कंकाल प्रणाली स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, नहीं बच्चों। सुनने का अंग है, बिल्कुल सही। प्रजनन अंग है, नहीं, तो सिंपल सा आंसर हो गया बच्चों, सुनने का अंग, दैट इज हियरिंग ऑर्गन है ईयर ड्रम, कान का पर्दा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉइस, शोर का एक उदाहरण क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शोर का एक उदाहरण है। साउंड फ्रॉम अ गिटार, स्मूथ नहीं लगता है, नहीं हो सकता। साउंड ऑफ अ रिंगिंग बेल, नहीं। एक बजने वाली घंटी या फिर गिटार से निकलने वाली ध्वनि, नहीं हो सकती। किसका एग्जाम्पल पूछा गया है, नॉइस का पूछा गया है, शोर नहीं है ये दोनों। साउंड फ्रॉम अ बिजी ट्रैफिक जंक्शन, साउंड फ्रॉम अ हारमोनियम, तो हारमोनियम भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सुखद लगेगा, क्योंकि वो एक म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, किसी भी बिजी ट्रैफिक जंक्शन से, एक व्यस्त यातायात जंक्शन से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है बच्चों, नॉइस कहलाती है, दैट इज शोर कहलाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जाते हैं। टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी मस्ट, ध्वनि की प्रबलता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं लाउडनेस को कम करने के लिए। डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड या फिर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। इसकी आवृत्ति कम करें, इसकी आवृत्ति बढ़ाएं, इसका आयाम कम करें या फिर इसका आयाम बढ़ाएं। बच्चों क्या होगा, मैंने आपको बताया था बच्चों, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, एम्पलीट्यूड से है ना, आयाम से है। हमको पता है कि प्रबलता बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब जब रिड्यूस करना है मतलब कम करना है, तो हमें एम्पलीट्यूड को भी तो कम करना पड़ेगा, तो हम डिक्रीज कर सकते हैं इसके एम्पलीट्यूड को, मतलब इसके आयाम को कम करके हम क्या कम कर सकते हैं, लाउडनेस को, दैट इज प्रबलता को, ध्वनि की प्रबलता को कम करा जा सकता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन, अब हमें ये तो पता था कि माध्यम चाहिए ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए, सबसे तेज गति किसमें करेगी, ये पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है बट हो जाएगा। देखो जो बच्चों हमारा साउंड है ना, उसको हमको पता है क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, मतलब एक माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अब सबसे पहला है गैसेस, सॉलिड, लिक्विड या फिर वैक्यूम, तो वैक्यूम में तो चलेगी ही नहीं, हमारी गैस यात्रा करेगी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी सिर्फ तीन में हमें फाइंड आउट करना है, ठोस, तरल या फिर गैस। तो बच्चों आप लोगों ने बचपन में, मतलब थोड़े छोटे क्लास में जब आप होगे तब आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसमें किस तरीके से मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होती है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं ठोस में, जो होता है ना, वो इस तरीके से कुछ पैकिंग की जाती है, किसी भी चीज की सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में आपस में कोई भी स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती है ना, इसी तरीके से तो सॉलिड बनते हैं, सबने देखा होगा। ये जो है ठोस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब सॉलिड में यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात करती हूँ लिक्विड की, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा पास पास नहीं है, लेकिन थोड़े गैप पर प्रेजेंट है। ये क्या है, तरल है बच्चों, ठीक है, मतलब लिक्विड का। अब बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में एक तो मॉलिक्यूल्स कम है और बहुत दूर दूर है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, गैस है। क्लियर है। अब
मैंने आपको बताया था कि जो हमारी साउंड है ना उसको पार्टिकल्स चाहिए ट्रैवल करने के लिए, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जिसमें होंगे उसी में फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी, क्योंकि वो यहाँ इस तरीके से जा सकती है। यहाँ पर बीच में क्या है, स्पेस है। जिस तरीके से वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं है वैसे ही लिक्विड में भी कम पार्टिकल्स हैं, तो हमारी जो वॉइस है बच्चों या फिर साउंड है वो लेस ट्रेवल करेगी, किसमें, लिक्विड में, उससे भी लेस ट्रेवल करेगी किसमें, गैसेस में। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा सॉलिड्स, दैट इज ठोस पदार्थों में। इसी तरीके से आपसे एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे ऐसा कोई एग्जांपल पूछा जाता है बच्चों तो हमेशा याद रखिएगा जो भी सॉलिड के एग्जांपल होंगे उसी में जो हमारी साउंड है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी एज कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड गैसेस में। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अ पेंडुलम मेक्स, एक पेंडुलम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बच्चों, 10 ऑसिलेशंस कर रहा है 5 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। एक पेंडुलम 5 सेकंड में 10 दोलन करता है, इसकी आवृत्ति क्या है। बहुत आसान है और बहुत इजी से हो जाएगा, डरिएगा मत, ठीक है। 10 ऑसिलेशंस पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। एक फॉर्मूले को माइंड में रख लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जितने भी ऑसिलेशन या फिर जितने भी दोलन होंगे बच्चों, ठीक है, अपॉन टाइम पीरियड, जितना भी टाइम हमें दिया हुआ है। सिंपल सा यही फॉर्मूला लगेगा और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर दी जाएगी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड भी होता है। अगर ऑसिलेशंस नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ टाइम दिया हुआ है, तो भी आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर ऑसिलेशंस दिए हुए हैं 10 और टाइम दे रखा है 5, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों 2 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, 2 हर्ट्ज हो जाएगा। ए, समझ में आ गया? कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज, टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक कंपन करने वाली वस्तु का आवर्त काल दिया हुआ है, इसकी आवृत्ति को फाइंड करिए। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक और फॉर्मूला बता देती हूँ जो अभी बता रही थी, अपॉन टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, आवृत्ति को फाइंड करना है। ये दोनों आपस में वाइसा वर्सा भी हो जाएंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं हम। सिंपल, 1 अपॉन टाइम पीरियड हमें दे रखा है 0.05। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देख लो, गलती की कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए। पॉइंट को हटाएंगे, जितने भी पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं, जितनी भी वैल्यूज होती हैं उतने जीरो ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो इसलिए मैं 2 जीरो ऊपर लगा देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। 5 रह गया नीचे, 5 से इसको कट कर लो, 5 2 जा 10 एंड 0 जा 0 जो है वो वहां पर चला जाएगा। इसको आप नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा भी सकती हूँ। बॉक्स बना लिया, क्या है ऊपर 100, 5 से डिवाइड करना है, 5 2 जा 10, ठीक है, माइनस करो 0 और ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला, वहां चला जाएगा साइड में। आंसर क्या हो गया 20, सिंपल सा आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना, सब समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस बिकॉज इट कैन कॉज, ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह कारण बन सकता है किसका, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप या फिर ऑल ऑफ द अबव। उच्च रक्तचाप, चिंता, नींद की कमी, उपरोक्त सभी। तो बच्चों नॉइज पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट में होती हैं, बहुत सारी एनवायरनमेंट के लोगों को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है या फिर उनको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, इस वजह से हमें लो साउंड का यूज करना चाहिए ताकि हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो इससे बचे रहें। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, नहीं है। इस नॉट को अगर मिस कर दिया तो आंसर गलत कराओगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, नहीं का मतलब है नहीं। यूजिंग साइलेंसर्स इन व्हीकल, इससे तो क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन रिड्यूस होगा ना, नहीं पूछा गया है। प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द रोड साइड, सड़क के किनारे पेड़ लगाना, तो मैंने आपको बताया था कि रोड के साइड अगर पेड़ लगे होंगे तो ऑब्जॉर्ब करते हैं साउंड को, तो इससे भी रिड्यूस होगी।
प्लेइंग लाउड म्यूजिक एट होम, घर पर तेज संगीत बजाएंगे तो इससे इंक्रीज होगा नॉइज पोल्यूशन। कीपिंग नॉइजी मशीन्स इन द सेपरेट एनक्लोजर, शोर करने वाली मशीनों को अलग बाड़ों में रखना, तो इससे भी रिडक्शन होगा। यहाँ पर पूछा गया है नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्लेइंग लाउड म्यूजिक एट होम, घर पर अगर हम तेज संगीत बजाएंगे तो इससे हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज डबल्ड, अगर हमने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? यदि किसी ध्वनि की तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता हो जाएगी। ध्वनि की प्रबलता कैसी हो जाएगी? मैंने आपको बताया था बच्चों कि लाउडनेस, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लाउडनेस जो है वो किसके इक्वल है बच्चों? एम्पलीट्यूड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों चीजें। अगर मैं लाउडनेस को बढ़ाऊंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जय और वीरू थे ना, अगर जय पे कोई अटैक करेगा तो वीरू अपने आप एक्सिग्रेट होगा, है ना, शोले सबने देखी है। सेम इसी तरीके से है, अगर मैं लाउडनेस को 2 करूंगी तो एम्पलीट्यूड भी तो मेरा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड के साउंड वेव के एम्पलीट्यूड को डबल कर रही हूँ तो मेरी लाउडनेस ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी बच्चों? डबल हो जाएगी, दैट इज 2 गुनी हो जाएगी। ट्रिपल करूंगी इतने गुनी हो जाएगी, ठीक है। 1/2 हाफ कर दूंगी तो वो हाफ हो जाएगी। तो सिंपल सा क्राइटेरिया, जितना लाउडनेस होगी, जितना एम्पलीट्यूड होगा, उतना ही लाउडनेस या फिर एम्पलीट्यूड रहेगा। सिंपल एंड इजी, ठीक है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अ साउंड ऑफ हाई पिच हैज, उच्च पिच वाली ध्वनि में क्या होता है, ये पूछा गया है। हाई एम्पलीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड, हाई फ्रीक्वेंसी या फिर लो फ्रीक्वेंसी। तो इस चीज को याद रखना बच्चों, जब भी हम पिच का डिस्कशन करेंगे ना तो प्रोविडेंट फंड को याद कर लेना, ठीक है। पैसे वाले प्रोविडेंट फंड की नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? फ्रीक्वेंसी से। तो एम्पलीट्यूड तो कहीं से कहीं तक होगा ही नहीं, आयाम वाला तो पॉइंट ही कट कर दो, बस हाई और लो का याद रखना। हाई फ्रीक्वेंसी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर हाई पिच की बात करी गई है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना मैं इसको बढ़ाऊंगी उतना ही फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ेगी। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज उच्च आवृत्ति। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय के दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अभी हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद ना हो तो मैं फिर से लिख देती हूँ बच्चों। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जितने भी ऑसिलेशंस होते हैं अपॉन किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज आवृत्ति। प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या को कहा क्या जाता है? आवृत्ति कहा जाता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। चलो, वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर जनरली अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आपको याद करना पड़ेगा कि वोकल कॉर्ड का साइज क्या होता है मेन में? 10 सेंटीमीटर होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि मेन में वोकल कॉर्ड्स का नंबर है सेंटीमीटर है, कितना? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है क्या? वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। चलो, A pendulum completes 40 oscillation in 10 seconds. What is the frequency of its oscillation? Oscillation की frequency पूछा गया है, फिर से सेम क्वेश्चन है बच्चों। frequency is equal to number of oscillations, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और जो हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कितना दे रखा है? पेंडुलम 10 सेकंड में 40 दोलन कर रहा है, तो 40/10 कर लीजिए और 10 से 40 को काट दीजिए, दैट इज 4 हर्ट्ज, ठीक है। सिंपल सा फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, दैट इज 4 हर्ट्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ, नॉइस पोल्यूशन किसका मेजर है? ध्वनि प्रदूषण किसका एक माप है? लाउडनेस ऑफ द साउंड का, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड का, अनप्लीजेंटनेस ऑफ द साउंड, या फिर बोथ ए एंड सी। ध्वनि की प्रबलता कितनी है, आवृत्ति कितनी है, ध्वनि की अप्रियता कितनी है, या फिर ए और सी? ध्यान से क्वेश्चन को देखो, नॉइस पोल्यूशन किसका मेजर है? कितनी तेज आवाज है ना, प्रबल कितनी है आवाज, इसका तो होगा सिंपल, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, पिच का कोई भी रिलेशन नहीं होता है नॉइस पोल्यूशन से, ये नहीं होगा। अनप्लीजेंट कितनी है साउंड, इसका रिलेशन होगा। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ए एंड सी दोनों, मतलब अप्रियता कितनी है और प्रबलता कितनी है, उन दोनों पे डिपेंड क्या करेगा बच्चों? ध्वनि प्रदूषण डिपेंड करेगा, दैट इज नॉइस पोल्यूशन। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और चारों ऑप्शंस को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको सही आंसर मालूम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेटिंग अ कॉलम ऑफ एयर, हवा से।
निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र हवा का एक स्तंभ की कंपन करने से ध्वनि को उत्पन्न करता है? हवा का यूज हो रहा है, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। गिटार स्ट्रिंग्स होते हैं, सितार स्ट्रिंग्स होते हैं, वायलिन स्ट्रिंग्स होते हैं। गिटार, सितार और वायलिन में क्या है बच्चों? तार, स्ट्रिंग्स का प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? तार प्रेजेंट होते हैं। फ्लूट जो हमारी बांसुरी है बच्चों, उसको हम मुंह से बजाते हैं, एयर छोड़ते हैं, है ना? तो वाइब्रेटिंग एयर किसकी वजह से, किसमें जा रही है? फ्लूट में जा रही है, दैट इज बांसुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। द रेंज ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की क्या रेंज है? आ गया क्वेश्चन। अल्ट्रासाउंड की सीमा क्या है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। सिंपल है, अबव 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर हम 20 हर्ट्ज से कम की साउंड्स ले लेंगे तो बच्चों वो कौन सी हो जाएंगी? इंफ्रासोनिक हो जाएंगी, अभी हमने पढ़ा था। और अगर मैं 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की बात करूंगी तो वो कौन सी हो जाएंगी बच्चों? अल्ट्रासोनिक हो जाएंगी। ठीक है, मोर देन, ये क्या है? लेस देन। याद रखिएगा इस चीज को, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर सेंट टू द ब्रेन? तभी तो हमें साउंड सुनाई देती है। कान का कौन सा हिस्सा ध्वनि की कंपन को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार है और मस्तिष्क को भेज देता है? तो हमको पता है बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? ईयर ड्रम, मिडिल ईयर बोन्स, इनर ईयर या फिर ऑडिटरी नर्व? कान का पर्दा, मध्य कान की हड्डियां, भीतरी कान या फिर श्रवण तंत्रिका? क्या आंसर है इसका? क्या आंसर होगा बेटा? हमको पता है कि जो हमारा मिडिल ईयर है उसकी जो बेसिकली मिडिल ईयर का पार्ट होता है बच्चों, मिडिल ईयर जो हमारा है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। बोन्स नहीं होगा यहाँ पे, मिडिल ईयर होगा। ठीक है, कान जो है बच्चों वो क्या करता है? मिडिल ईयर को यूज करता है जिससे वो साउंड वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो सिंपल आंसर हो गया हमारा मध्य कान। ठीक है, चलिए 32 की बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड? किसी कंपन करने वाली वस्तु का उसकी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है बच्चों? ठीक है, सिंपल सा आंसर हमारा क्या होगा इसका? क्या कहलाएगा? अगर मान लो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जो ऊपर की साइड जाती है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब विस्थापन कितना हुआ, ये जो हमारा पोर्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है बच्चों उसको हम क्या बोल रहे हैं? कितना विस्थापित हुआ है अपनी मीन पोजीशन से? ये क्या है बच्चों? इसकी मीन पोजीशन है। सबको पता है क्या है? ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी भी वस्तु का, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, दैट इज आयाम। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, देखो वही क्वेश्चन आ गया, ध्वनि सबसे तेज किसके माध्यम से यात्रा कर सकती है? तो हमें पता है एयर, आयरन, वाटर एंड नन। सबसे पहले इस बात को याद कर लेना, जो भी सॉलिड होंगे उसमें ही फास्टेस्ट होगी। वाटर सॉलिड नहीं है तो ये नहीं हो सकता, एयर भी सॉलिड नहीं है, सिर्फ एक आयरन है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि उसमें पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन, आसान सा क्वेश्चन है, पिच किस पर डिपेंड करती है? बता दो फटाफट से। पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि हमको पता है कि प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी और लाउडनेस हमेशा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। LA एंड PF का कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। द यूनिट हर्ट्ज इज अ मेजर ऑफ, हर्ट्ज की जो इकाई है बच्चों वो किसका माप है? कितनी लाउड है साउंड? तो लाउड तो हमको पता है किससे होता है? एम्पलीट्यूड से होता है, तो ये तो नहीं होगा। हाई या फिर लो, स्पीड या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, तो हमको पता है कि हर्ट्ज यूनिट किसकी है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ना? तो फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो किसमें नापी जाती है? हमको पता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जितने भी दोलन हो रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ दोलन है, ठीक है, और कंपन की संख्या कितनी है अपॉन टाइम पीरियड। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। समझ में आ गया?
अब चलो ये वाले क्वेश्चंस तो कर लिया आपने, अगर अभी भी मन नहीं भरा है ना और क्वेश्चंस करने की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो फटाफट से वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। चाहे आप एनरोल हो या फिर नॉन एनरोल हो, वहां पर आपको फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं और पीवाईक्यूज मिलते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चंस मिलते हैं, आप अपना टेस्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो जल्दी से जाके वेदा एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी मन ना भरे तो एक चीज मैं आपके लिए ले आई हूँ, जो कि है हमारी वेदा जेएनवी की तरफ से बनाई गई बुक। बच्चों, क्लास 5th में पढ़ रहे बच्चों के लिए ये वाली बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हैं एंड डिफरेंट टाइप के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हैं। तो फटाफट से इसको परचेज कर सकते हो, वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन से भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बताती हूँ। सिमिलर बुक क्या है, 7th और 8th वाले बच्चों के लिए है, जो कि क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टेस्ट, सब कुछ वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पर भी है और साथ में इस बुक में भी प्रेजेंट है। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, जेएनवी एस्पिरेंट की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो आपको जेएनवी से पहले कोई और रैंक कर दे, आपको पता चल जाए कि जितने भी लोग मेरे साथ कंपीट करने वाले हैं, जितने भी बच्चे इंडिया में जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके बीच में कौन सी रैंक पे स्टैंड करता हूं या फिर करती हूं, तो अभी फटाफट से जाओ और वेदा एकेडमी को डाउनलोड करके उसका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर अवेल कर लो, जो कि बिल्कुल फ्री और फ्री है और हमेशा ही फ्री रहेगा, क्योंकि उसमें आपको लाइव लीडर बोर्ड मिलेगा। और एक चीज और बताती हूँ, सीक्रेट है, आपका जो टेस्ट है ना, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, वो जल्दी ही होने वाला है, मतलब इस संडे को। तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए और अपनी रैंक को खुद देख लीजिए। आइए बात करते हैं एक नई इंटरेस्टिंग चीज की, जो कि है हमारा लक्ष्य बैच, जो कि आपके लक्ष्य को पाने में बिल्कुल मदद करता है। क्या लक्ष्य है आपका? जेएनवी। और हमारा लक्ष्य है आपको जेएनवी तक पहुंचाना। ये जो हमारा बैच है बच्चों, वो 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए फटाफट इसमें एनरोल कर लो। और अभी इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, तो फटाफट से जाके जल्दी से इस बैच में एनरोल करिए। ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए है, 7th और 8th में पढ़ रहे बच्चों के लिए है, और जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, वो भी बहुत ही छोटे प्राइस पे, दैट इज 5499। और अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे आपको आपका बैच बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ हम इस क्लास के समापन करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।